आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। मथुरा और लखनऊ समेत कई जगहों पर खास तैयारियां की गई हैं। मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। कान्हा के आने के इंतजार में मंदिरों में सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है। मथुरा में आज देर रात कन्हैया के स्वागत की तैयारी है। हालांकि इस्कॉन टेम्पल ने गुरुवार को जन्माष्टमी मनाने का ऐलान किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के भाई का सेना में प्रमोशन हो गया। वो अब सूबेदार मेजर बन गए। 48 साल के शैलेंद्र मोहन बिष्ट अभी उत्तराखंड के कोटद्वार में गढ़वाल राइफल के विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह कैंप में तैनात हैं। वो 24 साल से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शैलेंद्र मोहन बिष्ट 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर पर हैं। चेन्नई की जिला उपभोक्ता फोरम ने आईटीसी कंपनी पर एक बिस्किट कम देने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। ये मामला दिसंबर 2021 का है। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने एक स्टोर से आवारा जानवरों को खिलाने के लिए सनफीस्ट मैरी लाइट के 2 दर्जन बिस्किट के पैकेट खरीदे थे। जब उन्होंने पैकेट खोले तो उन्हें केवल 15 बिस्किट मिले, जबकि रैपर के मुताबिक ये 16 बिस्किट का पैकेट था। इस मामले में कंपनी ने कुछ दलीलें भी दी, लेकिन उपभोक्ता फोरम ने इन्हें खारिज कर दिया। हरियाणा के रोहतक में एक शख्स को सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ पोस्ट शेयर करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने आरोपी संदीप हुड्डा को गिरफ्तार कर लिया। इस युवक ने रिवॉल्वर में गोली डालते हुए एक वीडियो बनवाया और फिर इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, लेकिन पुलिस ने साइबर टीम की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने इलाके में दबदबा बनाने के लिए ये वीडियो डाला था। खबर है कि चीन के एक स्कूल में छात्रों को सोने के लिए नैप फीस देनी होगी। सोशल मीडिया पर टीचरों और पेरेंट्स की एक चैट वायरल हुई जिसमें ये बात सामने आई। इसके मुताबिक छात्र कुछ वक्त के लिए स्कूल में सो पाएंगे। अगर बच्चा इस ब्रेक के दौरान अपनी डेस्क पर सिर रखकर सो जाता है तो उसे चीन की करेंसी के हिसाब से 200 युआन यानी भारतीय रुपयों के अनुसार 2300 रुपए चुकाने होंगे। वहीं अगर वो क्लासरूम में ही अच्छी चटाई बिछाकर सोना चाहता है तो उसे 360 युआन यानी करीब 4500 भारतीय रुपए देने होंगे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हरियाणा में छात्रों को पढ़ाई के लिए दिए गए टैब से जुड़ी हुई है। सरकार की ओर से ये टैब ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिए गए हैं, लेकिन शिकायत है कि छात्र इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और टैब पर YouTube देख रहे हैं या वीडियो गेम खेल रहे हैं। इसलिए कई इलाकों में माता पिता ने ये मांग रखी है कि टैब वापस ले लिए जाए, क्योंकि ये मामला छात्रों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे हर पहलू से समझना जरूरी है और सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पढ़ाई का ही चल रहा है सब कुछ। इसके आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे यूट्यूब चला रहे हैं और उससे इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं। बच्चों के हाथ में टैब हो और टैब में फ्री डेटा हो तो इंटरनेट की क्या कमी है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा वीडियो गेम और दूसरे कई ऐप हैं। कभी गाने सुने जा रहे हैं तो कभी चैटिंग की जा रही है और कभी वीडियो गेम भी खेले जा रही हैं। लेकिन ये टैब इन्हें इस काम के लिए नहीं दिए गए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के छात्रों को ये टैब ऑनलाइन शिक्षा के मकसद से दिए गए हैं, लेकिन हालत ये है कि कई इलाकों में माता पिता इन्हें वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उन्हें आशंका है कि इस टैब की वजह से बच्चों की पढ़ाई चौपट हो सकती है, जबकि सरकार की दलील है कि टैब वाली ये योजना बच्चों की बेहतरी के लिए है और इसे लागू रखा जाएगा क्योंकि मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। इसलिए जरूरी है कि इसके दोनों पक्षों को समझा जाए और सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हरियाणा सरकार की ये योजना क्या है। साल 2022 में हरियाणा सरकार ने ई अधिगम योजना की शुरुआत की। इसके तहत सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के छात्रों को मुफ्त में टैब दिए गए।
जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना है। इसके तहत 2 GB मुफ्त इंटरनेट डेटा के साथ छात्रों को डिजिटल सामग्री, ई पुस्तकें, परीक्षण वीडियो और अध्ययन सामग्री प्रदान की जाती है। साथ ही सुनिश्चित किया गया कि छात्र YouTube या Facebook जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न करें। इसके लिए टैब में मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट यानी MDM सॉफ्टवेयर डाला गया। लेकिन बताया जा रहा है कि छात्रों ने सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ कर उस पर YouTube और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का रास्ता भी निकाल लिया। कई बच्चे ऐप डाउनलोड करके वीडियो गेम खेल रहे हैं और शिकायत ये भी है कि बच्चे टैब पर आपत्तिजनक कंटेंट देख रहे हैं। शिकायत की जा रही है कि शिक्षा का स्तर सुधारने की बजाय ये टैब पढ़ाई का बेड़ा गर्क कर रहा है। टीवी बच्चे हमारे सबके सामने देखते हैं, वो हमारी नजर रहती है। तो जो ये टैब है ये कहीं जाके किसी कोने में और इसमें लीड भी लगा के देखते हैं, उसका हमें कोई पता नहीं चलता इस पे क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा। बच्चे अच्छा भी देख रहे हैं और बुरा भी देख रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा सरकार को हाथ जोड़ के कि इन टैबों के पे बैन लगाया जाए और बच्चों को ये ना दिए जाए। जो हमारे बच्चों के पहले रिजल्ट थे वो अच्छे थे और जो अब रिजल्ट है वो बिल्कुल फ्लॉप है। बच्चों के माँ बाप काम पे जाते हैं और पीछे से बच्चे टैब पे अलग अलग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। किया तो ये टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल था, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा रहा है सर। ग्रामीण इलाकों में जब कई माँ बाप ने टैब का दुरुपयोग देखा तो उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत की। नतीजा कुछ नहीं निकला तो डिगाना गांव के सरपंच ने पहल करते हुए सीधे सरकार को खत लिखकर टैब वापस लेने की मांग कर दी है। ये मांग कई गांवों की तरफ से की गई है। गृह मंत्री अनिल विज को लिखा मैंने, मुख्यमंत्री साहब को ईमेल किया और एक ईमेल मैंने शिक्षा विभाग को किया कि सर इस तरह से पढ़ाई पर नुकसान हो रहा है, ये टैब बच्चे मिसयूज कर रहे हैं, ऐसे बच्चे देखते हैं, अश्लील चीज़ें देखते हैं, और तो इनको मेरा सरकार से अनुरोध है कि इनको वापस लिया जाए। सरकार की दलील है कि गरीब घरों के बच्चे जो स्मार्टफोन या टैब खरीद नहीं सकते, उनके लिए ये योजना बहुत अच्छी है क्योंकि नए दौर में ऑनलाइन पढ़ाई जरूरी है। यकीनन बच्चों को इससे फायदा भी है, लेकिन सवाल है कि आखिर दुरुपयोग कैसे रोका जाए, बच्चों पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। अगर सही मायने में देखा जाए तो टैब का बहुत फायदा है अगर बच्चे इसको सीरियसली सिर्फ पढ़ाई के लिए ले। लेकिन कुछ एक बच्चों ने क्या किया है कि इसको वहाँ सेंटर पे जाके, मोबाइल सेंटर पे जाके और इसमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक को डाउनलोड कर लिया है, जो एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही घातक चीज़ है। और बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इसको अपने फायदे के लिए यूज करें, ना कि दूसरी चीजें देखने। एक तरफ ऐसे माता पिता हैं जिन्हें लगता है कि बच्चे टैब का दुरुपयोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी छात्र हैं जो मानते हैं कि टैब से बहुत फायदा है। इससे स्कूल मतलब मैम ना आए तो इससे हम वीडियो देख भी सकते। आज टीचर डे था, आज टीचर डे के द्वारा हम बच्चों को कुछ भी समझा सकते इस टैब के द्वारा। और इससे टेस्ट भी आता है, यदि 75 आ जाए और इससे ना हो तो वापस हम कर सकते हैं टेस्ट। इसको हम स्कूल के फायदा करेंगे, इससे हम टेस्ट करेंगे और हम इससे मैरिड 10th में 12th में मैरिड भी ला सकते हैं। जाहिर है इस योजना और उसके लक्ष्य को लेकर सवाल नहीं उठाए जा सकते। हाँ, लेकिन टैब का दुरुपयोग रोकना बड़ी चुनौती है। सरकार मान रही है कि योजना असरदार और कामयाब है। शिक्षा मंत्री के अनुसार थोड़े बहुत बच्चे ही इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ पंचायतों ने इस प्रकार की बात की है कि टैब वापस ले लो। मैं समझता हूँ ये तो केवल राजनीति है, कुछ नहीं है। वैसे ही एक सरकार की जो बहुत बड़ी योजना है, मैं कहता हूँ भारत की दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। मुझे नहीं लगता कहीं किसी ने ऐसा किया। कुछ बच्चे शरारती होते हैं और कुछ बच्चों ने ऐसा है कि जो हमने लॉक उस पर किया था वो उन्होंने तोड़ दिया उसका, और उसने उस पर दूसरी चीजें भी देखनी शुरू कर दी। यूट्यूब देखना शुरू कर दिया, व्हाट्सएप देखना शुरू कर दिया, फेसबुक देखना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है, 1% से भी कम है संख्या, इतनी बड़ी संख्या नहीं है। स्कूलों में बच्चों को टैब पर पढ़ाई करते हुए देखकर लगता है कि योजना कारगर साबित हो रही है। अलग अलग विषय और उनसे जुड़ी सामग्री एक साथ मौजूद होने से छात्रों को फायदा भी हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही उनके माता पिता की चिंता को भी समझना जरूरी है। छात्र अगर टैब का दुरुपयोग करते हैं तो असर जाहिर है पढ़ाई पर भी होगा और उनकी सेहत पर भी। इसलिए जरूरी है कि टैब के इस्तेमाल पर माता पिता और सरकार दोनों नजर रखें। इसके साथ ही टैब के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्ती जरूरी है। सोनीपत से पवन राठी,
जिनसे परमजीत पवार और चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और सामने आई है चंद्रयान 3 से जुड़ी नई तस्वीरें। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के जकार्ता रवाना हो गए। वहां पीएम आसियान इंडिया समिट में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे शुरू होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 10:15 बजे ईस्ट एशिया समिट में शिरकत करेंगे। फिर वो दोपहर 1 बजे इंडोनेशिया से भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रयान 3 की तस्वीर जारी की है। ये तस्वीर उस जगह की है जहां पर विक्रम लैंडर उतरा था। इसमें लैंडिंग साइट को घेर कर दिखाया गया है। ये तस्वीर लैंडर विक्रम के चंद्रमा पर उतरने के 4 दिन बाद ली गई थी। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 11 सितंबर को आरोप तय होंगे। ये मामला 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ा हुआ है। वहीं कोर्ट ने टाइटलर के वकील की ओर से मामले की सुनवाई टालने की मांग पर नाराजगी जताई है। दिल्ली में G20 समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजधानी में दिल्ली पुलिस के जवानों ने भी अपनी कमर कस ली है। जवानों ने फ्लैग मार्च किया, साथ ही 2 व्हीलर पर पेट्रोलिंग की गई ताकि समिट की तैयारियों को परखा जा सके। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू का नाम बदल दिया है। अब इस फिल्म का नाम मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू होगा। इससे जुड़ा एक वीडियो भी अक्षय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ये बड़ा बदलाव उस वक्त हुआ जब पूरे देश में भारत और इंडिया के मुद्दे पर बहस हो रही है। एक ट्रेन में सफर कर रही महिला यात्री की ईमानदारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दावा है कि इस महिला ने अपनी बकरी का भी टिकट कटा लिया था। दरअसल जब ट्रेन में टीटीई ने यात्रियों के टिकट चेक करने शुरू किए तो बकरी को पकड़कर खड़ी इस महिला से भी टिकट मांगा गया। इस पर महिला के साथ खड़े एक शख्स ने टिकट दिखा दिया। वहीं टीटीई ने भी देखा कि इस महिला ने अपने अलावा साथ यात्रा कर रहे शख्स को मिलाकर कुल 3 टिकट कटाए हैं। इसके बाद टीटीई के साथ महिला भी मुस्कुराने लग गई। हालांकि ये वायरल वीडियो किस ट्रेन का है इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन महिला यात्री की ईमानदारी और मुस्कान ने हर किसी का दिल जीत लिया। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। संसद के विशेष सत्र में क्या होने वाला है, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा है कि चुनाव से पहले सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है और इसलिए इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर कांग्रेस सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटी है। एक तरफ चुनावी माहौल में सियासी घमासान है तो दूसरी ओर संसद के विशेष सत्र को लेकर गजब का सस्पेंस। 18 सितंबर से 5 दिनों के लिए नई संसद में जो विशेष सत्र होने जा रहा है उसमें क्या होगा, किस मुद्दे पर बात होगी और कौन सा बिल पेश होगा, इसकी खबर किसी को नहीं। जब इस मामले में सरकार ने कुछ नहीं बताया तो कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जिसमें संसद में बातचीत के लिए 9 मुद्दों का जिक्र किया। सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री को एक खत भेजा है। पहली बात जो सोनिया जी ने कहा है उस खत में कि ये बैठक बुलाई गई है बिना बातचीत। कांग्रेस का इरादा विशेष सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, जातीय जनगणना, मणिपुर और केंद्र राज्य संबंधों जैसे मुद्दों पर बहस करने का है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो विशेष सत्र में हिस्सा लेगी, लेकिन सोनिया गांधी ने अपने पत्र के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि विशेष संसद सत्र का एजेंडा क्लियर क्यों नहीं। ये पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा, कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। जो बुलेटिन में छपा है, जो सांसदों ने अपने बुलेटिन, लोकसभा बुलेटिन में और राज्यसभा बुलेटिन में पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, 5 के 5 दिन गवर्नमेंट बिजनेस के लिए एलोकेट किया गया। एजेंडा जब मालूम पड़ जाता है जब भी क्या कर लेती हैं वो। पिछले जितने भी सत्र होते हैं सबके एजेंडे जाते हैं, सबकी चर्चा जाती है। बहिष्कार के अलावा उन्होंने कभी कुछ भी किया ही नहीं है। जो अच्छी बात है,
मोदी जी के कारण उनकी जागरूकता बढ़ रही है, तो एजेंडा भी उनको मिल ही जाएगा। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों को अंदाजा है कि चुनाव से पहले अगर विशेष सत्र बुलाया गया है तो सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है। एक देश एक चुनाव, समान नागरिक संहिता, महिला आरक्षण बिल और अब एक देश एक नाम जैसे बिल की चर्चा गर्म है। इसलिए विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस में भी मंथन है और इंडिया गठबंधन में भी। सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल के साथ बैठक की तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ सदन की रणनीति बनाई। मैं इतना जानता हूं, सरकार कोई न कोई, अंदाजा है मेरा, कोई न कोई संवैधानिक संशोधन लाएगी। आज तक ऐसा कोई सेशन नहीं देखा जिसमें भारत के सारे सांसद इकट्ठा हो रहे हैं और उन्हें ही नहीं मालूम 18 तारीख कै दिन रह गए, 12 दिन। 12 दिन के पहले ये नहीं मालूम कि किस लिए सेशन बुलाया गया है, इसमें क्या क्या चर्चा होगी, क्या विषय होगा। आप सबको अंधेरे में रख रहे हैं। संसद के विशेष सत्र से पहले सनातन और इंडिया के मुद्दे पर सियासी पारा वैसे भी चढ़ा हुआ है। खबर है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान का तरीके से जवाब देने को कहा है। साथ ही इंडिया बनाम भारत विवाद पर बेवजह की बयानबाजी से मंत्रियों को मना किया है। बहरहाल विशेष सत्र में क्या खास होने वाला है, इस पर सभी की नजर है। विशेष सत्र 18 सितंबर को पुरानी संसद में शुरू होगा और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में कार्रवाई चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में बुधवार को बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 100 अंक बढ़कर 65,881 पर पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी में भी 36 अंकों की तेजी रही। ये 19,611 पर बंद हुआ। इस दौरान टेलीकॉम, कोल और फार्मा समेत कई सेक्टरों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई। सोने का भाव 100 रुपए गिर गया, यानी अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 60,200 रुपए हो गई है, जबकि चांदी 700 रुपए सस्ती मिलेगी। अब 1 किलो चांदी की कीमत 74,800 रुपए हो गई है। केंद्र सरकार ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत देश में बिजली की बैटरी में स्टोर करने की क्षमता बढ़ेगी। सरकार ने इस स्कीम के तहत 2031 तक 4000 मेगावाट बिजली स्टोरेज करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें केंद्र सरकार करीब 3,760 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से देश में बिजली की बढ़ती डिमांड को पूरा किया जा सकेगा। ब्रिटेन की कार कंपनी एमजी मोटर ने अपनी नई कार एस्टर ब्लैक स्टॉर्म लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इस कार को लिमिटेड एडिशन में पेश किया है। साथ ही इस नई कार की शुरुआती कीमत करीब 14.5 लाख रुपए रखी गई है, जबकि सीवीटी ऑटोमेटिक एडिशन की कीमत करीब 16 लाख रुपए है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। इसी कड़ी में बात करेंगे लखनऊ के एक छात्र की, जिसने मोतियाबिंद की टेस्टिंग के लिए एक ऐप इजाद की। इस ऐप में सिर्फ आंखों की तस्वीर से मोतियाबिंद का पता लगाया जा सकेगा। देखिए ये रिपोर्ट। बढ़ती उम्र के साथ साथ आंखों में अक्सर कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद की दस्तक शुरू हो जाती है। कभी कभी ये बीमारी लोगों को देर से पता चलती है, लेकिन अब इस बीमारी का समय रहते पता लगाने के लिए लखनऊ के एक छात्र ईशान ने रोशनी ऐप तैयार किया है, जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जिससे आसानी से मोतियाबिंद के बारे में पता लगाया जा सकता है। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर रोशनी ऐप काम कैसे करता है।
ये ऐप बहुत ही हमने सिंपल बनाया है। इसमें स्टार्ट स्क्रीनिंग दबाने पे एक ऐसा कंसेंट फॉर्म निकल आता है जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है और इसको सुना भी जा सकता है। जब इसको सुनने के बाद जब कंसेंट कर देंगे तो हाँ दबाने पे एक ऐसा सिंपल सा पेज खुल जाता है जहाँ पे आप पेशेंट का नाम, उम्र, लिंग और फ़ोन नंबर डालेंगे। फ़ोन नंबर इसलिए ताकि अब उनको रिपोर्ट अपने फ़ोन नंबर पे मिल जाए और उनको पता चले कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या फिर नहीं। और फिर उसके बाद दोनों आंखों की फ़ोटो लेंगे और अपलोड दबा देंगे और हमारा AI सॉफ्टवेयर और जो मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर है वो इस इमेज को देखेगा, परखेगा और फिर बताएगा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। अमूमन जिस तरह आंखों को स्कैन कर मोतियाबिंद की टेस्टिंग की जाती है, ठीक वैसे ही इस ऐप में भी मरीज की दोनों आंखों की तस्वीर ली जाती है। फिर थोड़ी ही देर में ऐप कैटरैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव इसकी जानकारी दे देता है। जैसे डिटेल भर चुकी है तो अब हम फोटो लेने के लिए तैयार हैं। फोटो लेकर दिखाइए आप। जैसे ये अच्छी फोटो थी तो उसने एक्सेप्ट कर लिया इस फोटो को। अब दूसरी आंख के लिए भी सेम चीज करेंगे। ले ली गई है और अब हम अपलोड दबाएंगे तो हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और AI एल्गोरिदम इसको स्कैन करेगी और हमारे टेस्ट जो किए इमेजेस से उससे कंपेयर करेगी और अब हमें बताएगी कि पॉजिटिव है कैटरैक्ट कि नेगेटिव है कैटरैक्ट। 12वीं के छात्र ईशान ने नेशनल हेल्थ मिशन के साथ मिलकर 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद रोशनी ऐप को तैयार किया है। बड़ी बात है कि इस ऐप को NHM से मंजूरी भी मिल गई है और अब उत्तर प्रदेश के 3 जिलों वाराणसी, फतेहपुर और हापुड़ में रोशनी ऐप का ट्रायल भी शुरू होने जा रहा है। कई ऐसे लोगों को इसका लाभ होगा जिनको मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट है, यानी एक सामान्य सी समस्या जिसको लोग समझते हैं, पर इलाज जल्दी शुरू हो तो आसानी से राहत मिल सकती है, इलाज हो सकता है। उसके लिए ये कोशिश ईशान ने की है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। न्यूज़पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा मुंबई में वर्षों से दौड़ रही खुली छत वाली डबल डेकर बस से जुड़ा है, जिसमें सफर करने का अपना अलग ही अनुभव होता है और इन बसों से घूमने वाले लोग खूबसूरत यादें लेकर साथ जाते हैं। नीलांबरी नाम की इन ओपन टू स्काई टूरिस्ट बसों का ऑपरेशन बेस्ट यानी कि बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट करती है। इन बसों के जरिए मुंबई घूमने आने वाले सैलानी शहर के प्रमुख हेरिटेज स्पॉट की सैर करते हैं। अधिकारियों के मुताबिक बिना छत वाली नॉन AC बसों को जनवरी 1997 में शुरू किया गया था और इन बसों में रोजाना 150 से 250 यात्री सफर करते हैं। खासतौर पर मानसून, त्योहारों के मौसम में और शाम के वक्त इन बसों में सफर करने वालों की भीड़ ज्यादा होती है। लेकिन अब बेस्ट के पास सिर्फ 3 ही नीलांबरी बसें बची है, जो कि करीब 15 साल पुरानी हो चुकी हैं। बेस्ट अधिकारियों ने पुरानी हो चुकी इन तीनों नीलांबरी बसों को 5 अक्टूबर से बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा बेस्ट ने 4 नॉन AC डबल डेकर बसों को भी 15 सितंबर से बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि बेस्ट ने ऐतिहासिक नीलांबरी बसों की विदाई को यादगार बनाने के लिए एक आयोजन करने की तैयारी की है। साउथ मुंबई घूमने के लिए नीलांबरी बस में 1 घंटे का 400 रुपए किराया लगता है। ये बस कोलाबा से शुरू होकर गेटवे ऑफ इंडिया समेत कई ऐतिहासिक जगहों से गुजरती है और पर्यटकों को सभी जगहों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा इन बसों में सफर करने का एक दूसरा विकल्प ये भी होता है कि टूरिस्ट 180 रुपए देकर आधे घंटे की राइड भी ले सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि इन बसों को हटाए जाने के बाद नई बसें लाने की तैयारी है। बेस्ट अधिकारियों ने बताया है कि मुंबई दर्शन के लिए नई टूरिस्ट बसों का टेंडर निकाला जाएगा। 1997 में वो गाड़ियाँ चालू हुई और उसके बाद में हमने बहुत सारी इवेंट वो बस पे देखी हुई है। आपने बहुत सारे मूवीज में देखे रहेंगे कि वो बस पे शूटिंग हुई है। और हमने जब भी वर्ल्ड कप T20 का वर्ल्ड कप जीते थे तभी भी हमने वो बस पे इवेंट किए थे BCCI की तरफ से। और फर्स्ट टाइम इन वेस्ट इज हिस्ट्री जो डबल डेकर ओपन डेक बस है हमने तेलंगाना भेजी थी जब भी ओलंपिक में सिंधु ने अपना बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीते थे तभी। और जैसे अभी लोगों की चाहत है या लोगों की डिमांड से वो हिसाब से हम हेरिटेज टूर्स बंद नहीं करेंगे।
हालांकि उसके जगह पर हम डबल डेकर AC जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आए हैं नया, वो बसेस पुट इन करने वाले हैं और लोगों को सेवा उस तरफ से चालू रहेगी। शहर का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है। इस इतिहास में मुंबई की दो प्रबल चीजें हैं जो लोगों को अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींचती हैं। एक है मुंबई की लोकल ट्रेन और दूसरी है मुंबई की बेस्ट बसें। मुंबई की बेस्ट बसों की एक खास बात यह है कि मुंबई में 1997 में एक बिना रूफ वाली बस को शुरू किया गया था जो मुंबई के हेरिटेज में भी आती है। इसमें हर रोज मुंबई के लोकल लोग हो या टूरिस्ट हो, वो यात्रा करना पसंद करते हैं क्योंकि इस खुली बस में आपको मुंबई का वो एंटायर व्यू मिलेगा जो लोग देखना चाहते हैं। मुंबई में दूर दूर से लोग इस बस के ट्रैवल के लिए आते हैं, बट अब लोगों को इस बस का व्यू नहीं मिल पाएगा। आखिरी 3 बसें जल्द ही स्क्रैप कर दी जाएंगी और उसके बाद आगे बढ़ने के लिए इस बसेस को इलेक्ट्रिक AC बसेस में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें अलग अलग सुविधाएं मौजूद होंगी। मगर इस बस की सबसे खास बात ये थी कि इसमें रूफ नहीं होते थे और इसके लिए जो मुंबई के दर्शन करने आते थे या मुंबई में घूमने आते थे उनके लिए एक अलग नज़ारा होता था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए बिकॉज दिस इज अ हेरिटेज, दिस शुड बी केप्ट अलाइव। तो ये पुराना चीज़ें रखना चाहिए, जैसे कि हमारा कोलकाता में भी जो ट्राम लाइंस का जो सिस्टम है वो सब उठा दिया जा रहा है। सो आई थिंक सिटी का हेरिटेज प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जो आपका जो नेचुरल सेटिंग है वो आप एंजॉय नहीं कर पाते हो, तो जो ये बस में वो नेचुरल सेटिंग आप एंजॉय कर पा रहे हो, तो वो तो अच्छा लग रहा था मुझे। आई फील दैट्स अ रियली बैड मूव considering that this was one of the major tourist attractions. Even kids from multiple schools all over Bombay had their field trips over here, including mine. And as a child, I really loved these experiences because these were a great opportunities for us to bunk classes. अभी ये जो AC buses है उसमें सब it's become very modern and very there's no more, everything's become very easy. तो वो vintageness और authenticness नहीं है अभी, तो वो हाँ फील नहीं आएगी। और आ गया मोटोरोला का नया स्मार्टफोन। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। मोटोरोला ने भारत में मोटो G54 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। कंपनी का दावा है कि 33 मिनट में इसकी बैटरी 50% और 66 मिनट में 90% चार्ज हो जाएगी। कंपनी ने इसे 2 वेरिएंट में लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन को 13 सितंबर से कंपनी की वेबसाइट और फ्लिपकार्ट से खरीद सकेंगे। खबर है कि चीन में अब सरकारी अधिकारी एप्पल समेत दूसरे देशों के डिवाइस दफ्तरों में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चीन सरकार ने पाबंदी लगाई, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन की सरकार ने अधिकारियों को देश में बने फोन को ही इस्तेमाल करने के लिए कहा है। नोकिया G42 5G अब 11 सितंबर को लॉन्च हो सकता है। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के जरिए नोकिया G42 5G की एक झलक दिखाई गई। इसे 6 GB रैम और 5 GB वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ लाया जा रहा है। कंपनी ने पहले 5G स्मार्टफोन को लेकर 6 सितंबर यानी आज नया अपडेट शेयर करने की बात कही थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फिर हो गई है फजीहत। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खेल चक्कर। पाकिस्तान में एशिया कप के पहले सुपर 4 मैच में बदइंतजामी नजर आई। दरअसल लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस मुकाबले के दौरान एक फ्लड लाइट बंद हो गई, जिससे कुछ देर के लिए मैच को रोकना पड़ गया। ऐसे में खिलाड़ी भी मैदान से बाहर आ गए थे। तन्वी खन्ना देश की पहली महिला स्क्वैश खिलाड़ी बन गई। वो रैंकिंग में 8 स्थान ऊपर 69वें नंबर पर पहुंच गई। उन्होंने जोशना चिन्नप्पा को पछाड़ा। अब जोशना 70वें स्थान पर है। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी सचित्रा सेनानायके को मैच फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सेनानायके पर 3 हफ्ते पहले विदेश जाने पर रोक लगा दी गई थी। उन पर साल 2020 में लंका प्रीमियर लीग के दौरान मैच फिक्स करने की कोशिश का आरोप लगा था। दावा है कि इसके लिए उन्होंने 2 खिलाड़ियों को उकसाने की कोशिश की। वनडे वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। 15 सदस्यों की इस टीम की कमान पैट कमिंसन संभालेंगे। वहीं तेज गेंदबाजी का जिम्मा जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क को दिया गया है, जबकि सीन एबॉट को भी मौका मिला। पहलवान बजरंग पुनिया के खिलाफ दायर मानहानि के मामले की सुनवाई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 14 सितंबर तक टल गई। दरअसल बीमार होने की वजह से बजरंग अदालत में पेश नहीं हो सके, लेकिन वकील की दलील पर अदालत ने उन्हें पेशी से छूट दे दी।
साथ ही सुनवाई अगले हफ्ते तक टाल दी। कुश्ती कोच नरेश दहिया ने बजरंग के खिलाफ ये याचिका दायर की थी। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।